अप्रैल 2026 की उस सुबह को याद कीजिए जब पश्चिम बंगाल के मालदा जिले में नेशनल हाईवे संख्या 12 यानी 12 किसी युद्ध के मैदान जैसा दिखा। चारों तरफ जलते हुए टायर, बिखरा हुआ फर्नीचर और सैकड़ों लोगों का उबलता हुआ गुस्सा। हालात इतने बेकाबू थे कि वीडियो कार्यकाल में 7 न्यायिक अधिकारियों को बंधक बना लिया गया। 9 घंटे तक भीड़ ने उन जजों को बाहर नहीं निकलने दिया और जब पुलिस उन्हें बचाने आई तो उन पर पत्थरों की बारिश। लेकिन इस पूरी घटना में सबसे चौंकाने वाली बात यह थी कि वो लोग कोई पेशेवर अपराधी या दंगाई नहीं थे। वो हमारे और आपके जैसे शिक्षक थे, किसान थे और छोटे दुकानदार। वो लोग थे जिनकी कोई आपराधिक पृष्ठभूमि नहीं थी, बस उनकी आंखों में हताशा थी और हाथों में फटी हुई मतदाता सूचियां। उनका अपराध सिर्फ इतना था कि व्यवस्था ने उन्हें रातों रात उनके ही देश में बेगाना बना दिया। आदाब, नमस्कार, मैं हूं दानिश नदीम और आप देख रहे हैं द देश को। पश्चिम बंगाल में इस वक्त जो हो रहा है उसे सिर्फ एक चुनावी प्रक्रिया कहना लोकतंत्र का अपमान होगा। ये एक डिजिटल त्रासदी है। विशेष गहन पुनरावलोकन के नाम पर एक ऐसा खेल खेला गया है जिसने 61 लाख लोगों के नाम मतदाता सूची से गायब कर दिए हैं और 60 लाख लोगों को संदिग्ध मतदाता यानी डी वोटर की श्रेणी में धकेल दिया है। और जानते हैं ये फैसला किसने किया? अदालत ने नहीं, किसी जिम्मेदार अधिकारी ने नहीं, बल्कि एक ऐसे सॉफ्टवेयर ने जिसे तैनात करने से पहले ठीक से टेस्ट तक नहीं किया गया। चुनाव आयोग के पास इस सॉफ्टवेयर की सटीकता का कोई डेटा नहीं था, फिर भी इसने 7 करोड़ मतदाताओं की नागरिकता और उनके वोट देने के अधिकार को एक एल्गोरिदम के भरोसे छोड़ दिया। नवंबर 2025 में जब यह प्रक्रिया यानी एसआईआर शुरू हुई तो किसी ने नहीं सोचा था कि 28 फरवरी 2026 को प्रकाशित होने वाली अंतिम सूची बंगाल के हर 6 में से एक मतदाता को प्रभावित करेगी। सांख्यिकीय रूप से देखें तो अगर आपके घर में 6 लोग वोट देते हैं तो उनमें से एक का वोट पिटना तय था। कुल मतदान आबादी का लगभग 8.09% हिस्सा इस डिजिटल कुल्हाड़ी की भेंट चढ़ गया। तार्किक विसंगति जैसे भारी भरकम शब्दों के नाम पर 60 लाख लोगों को आधार में लटका दिया गया। गलती क्या थी? नाम की स्पेलिंग में ओ की जगह यू होना या उम्र के अंतर में सॉफ्टवेयर की अपनी गलती है उलझन। भारत जैसे देश में जहां आज भी सरकारी दस्तावेजों में वर्तनी की गलतियां आम हैं, वहां एक सॉफ्टवेयर के जरिए लोगों के अधिकार छीन लेना किसी तानाशाही से कम नहीं है। राजनीतिक गलियारों में शोर था कि यह प्रक्रिया घुसपैठियों को बाहर निकालने के लिए है। भाजपा नेताओं ने दावा किया था कि 10 मिलियन से अधिक अवैध मतदाताओं के नाम हटाए जाएंगे, लेकिन जब आंकड़े सामने आए तो कहानी बिल्कुल उलट निकली। सीमावर्ती और मुस्लिम बहुल इलाकों जैसे डोंकल और रानी नगर में नाम कटने की दर सबसे कम 0.42% से 0.91% थी। इसके विपरीत सबसे ज्यादा मार उन क्षेत्रों में पड़ी जहां मतुआ समुदाय और हिंदू दलित शरणार्थी रहते हैं। यानी जो लोग 1947 में विभाजन का दर्द सहकर भारत आए थे उन्हें ही एक बार फिर अपनी पहचान साबित करने के लिए कतारों में खड़ा कर दिया गया है। असम की तरह बंगाल में भी घुसपैठियों को पकड़ने का यह अभियान खुद अपनों पर ही भारी पड़ रहा है। सॉफ्टवेयर की नाकामी का आलम यह था कि 24 मार्च की शाम को जब इसे चलाया गया तो इसने एक झटके में बंगाल के सभी 7 करोड़ मतदाताओं को संदिग्ध घोषित कर दिया। बाद में इसे तकनीकी खराबी कहकर ठीक किया गया, लेकिन बिना किसी मैनुअल सत्यापन या जमीनी जांच के इसे दोबारा चला दिया गया। चुनाव आयोग के वरिष्ठ अधिकारी दबी जबान में स्वीकार कर रहे हैं उन्हें खुद नहीं पता था कि यह मशीन 95% सही है या 60%। इतना ही नहीं, लाखों लोगों के भविष्य के फैसले किसी आधिकारिक राजपत्र के बजाय व्हाट्सएप संदेशों के जरिए लिए जा रहे हैं। स्थानीय अधिकारियों को व्हाट्सएप पर निर्देश दिए जा रहे थे कि किसे सूची में रखना है और किसे बाहर करना है। इस डिजिटल धांधली की चपेट में सिर्फ गरीब या अनपढ़ लोग नहीं आए हैं। कारगिल युद्ध के हीरो मोहम्मद दुआल अली जिन्होंने देश के लिए गोलियां खाई, उन्हें सॉफ्टवेयर ने संदिग्ध बना दिया। कोलकाता हाईकोर्ट के रिटायर्ड जज न्यायमूर्ति शाहिदुल्लाह मुंशी का नाम भी सूची से गायब मिला। जब मामला मीडिया में उछला तो जजों और रसूखदारों लोगों के नाम रातों रात बहाल कर दिए गए। लेकिन सवाल वही है, उस आम आदमी का क्या होगा जिसकी पहुंच मीडिया तक नहीं है? बंगाल के नवाब मीर जाफर के वंशज हो, विश्व कप विजेता क्रिकेटर ऋचा घोष हो या राज्य के कैबिनेट मंत्री, कोई भी सॉफ्टवेयर एरर से अछूता नहीं रहा है। जो लोग दूसरों का सत्यापन कर रहे थे आज वो खुद अपने दस्तावेजों के साथ ट्रिब्यूनल के बाहर लाइनों में लगे। कहानी का दूसरा पहलू और भी डरावना है, जहां एक तरफ असली वोट काटे जा रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ बाहरी राज्यों जैसे राजस्थान और उत्तर प्रदेश के लोगों के नाम बंगाल की मतदाता सूची में जोड़ने के आरोप लग रहे हैं। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने इसे भाजपा की साजिश करार दिया है। एक ही दिन में 30,000 फॉर्म 6 जो कि नया नाम जोड़ने के लिए फॉर्म 6 भरा जाता है वो जमा किए गए, जो नियमों के खिलाफ है। नियमों के मुताबिक एक एजेंट दिन में केवल 50 फॉर्म जमा कर सकता है, लेकिन यहाँ बल्क में आवेदन लिए जा रहे हैं। यह पैटर्न पहले दिल्ली और महाराष्ट्र चुनावों में भी देखा गया था, जहां चुनाव से ठीक पहले मतदाता सूची की जनसांख्यिकी बदलने की कोशिश की गई थी। चुनाव आयोग की पारदर्शिता पर भी बड़े सवाल है। जो अंतिम मतदाता सूची प्रकाशित की गई उसे ऐसी पीडीएफ फाइल में अपलोड किया गया जिसे ना तो सर्च किया जा सकता था और ना ही कोई मशीन पढ़ सकता। फाइल का साइज जानबूझकर इतना बड़ा रखा गया ताकि आम आदमी उसे डाउनलोड ना कर सके। 1 MB की फाइल को 228 MB का बना दिया गया, लेकिन
ऑल्ट न्यूज जैसी टीमों ने हार नहीं मानी। उन्होंने 558 पीडीएफ फाइलों को मैनुअल रूप से प्रोसेस किया और 3.5 लाख से ज्यादा मतदाता रिकॉर्ड्स को डिजिटलाइज करके सार्वजनिक किया। चुनाव आयोग जो आंकड़े छिपाना चाहता था उसे जनता के सामने लाने के लिए इन डिजिटल देशभक्तों ने दिन रात एक कर दिया। अब जरा इन आंकड़ों के पीछे के राजनीतिक गणित को समझिए। आर्टिकल 14 की जांच बताती है कि जिन 10 जिलों में सबसे ज्यादा नाम काटे गए उनमें से अधिकतर टीएमसी के प्रभाव वाले इलाके। मुर्शिदाबाद में 11 लाख मामले सामने आए हैं, जिनमें से 4,55,000 लोगों को अयोग्य घोषित कर दिया गया है। कोलकाता पोर्ट, मेडियापुरुष और भवानीपुर जैसे इलाकों में जहां मुस्लिम आबादी अधिक है, वहां संदिग्ध मतदाताओं की सूची में उनकी हिस्सेदारी आबादी के अनुपात से कहीं ज्यादा है, यानी 82 से 87%। क्या ये सिर्फ एक तकनीकी संयोग है कि 2021 के चुनावों में टीएमसी और भाजपा के बीच जीत का जो अंतर था, लगभग उतने ही वोट इस बार काट दिए गए हैं। बंगाल की 294 सीटों में से 234 सीटों पर प्रभावित मतदाताओं की संख्या जीत के अंतर से कहीं ज्यादा है। ये सिर्फ बंगाल की समस्या नहीं है, ये भारतीय लोकतंत्र के भविष्य का सवाल है। अगर बिना किसी जवाबदेही के एक सॉफ्टवेयर आपका वोट छीन सकता है तो कल ये किसी के साथ भी हो सकता है। ममता बनर्जी इसे अघोषित आपातकाल कह रही हैं, लेकिन इस बार अच्छी खबर यह है कि चोरी पकड़ी जा चुकी है। अगर आप बंगाल के मतदाता हैं तो चुप मत बैठिए, तुरंत चुनाव आयोग की वेबसाइट पर जाकर अपना नाम चेक करें। अगर आपका नाम गायब है या संदिग्ध श्रेणी में है तो घबराएं नहीं, अभी चुनाव में वक्त है। आप ऑफलाइन या ऑनलाइन दोनों तरीकों से अपील कर सकते हैं। 13 अप्रैल 2026 को सुप्रीम कोर्ट में इस मामले की अहम सुनवाई होनी है। उम्मीद है कि अदालत इस डिजिटल तानाशाही पर लगाम लगाएगी और उन लाखों लोगों को न्याय देगी जो अपनी नागरिकता साबित करने के लिए दर दर की ठोकरें खा रहे हैं। आपका वोट सिर्फ एक कागज का टुकड़ा नहीं है, ये आपकी पहचान है और इस देश में आपकी हिस्सेदारी है। किसी भी सॉफ्टवेयर या व्हाट्सएप आदेश को अपनी ये ताकत छीनने न दें। 23 और 29 अप्रैल को होने वाले मतदान से पहले ये सुनिश्चित करें कि आपका नाम सूची में मौजूद है या नहीं। अगर आपको ये रिपोर्ट अच्छी लगी हो, हमारा ये कवरेज अच्छा लगा हो, तो इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और इस मैसेज को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें ताकि बंगाल का हर नागरिक अपने अधिकारों के प्रति जागरूक हो सके। मेरा नाम है दानिश नदीम और आप देख रहे थे द देश कोड। बहुत शुक्रिया। जय हिंद।